नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2। इसमें जो फोर्थ शिफ्ट का पेपर है, उसमें जो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अभी ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, और ऑफिशियल आंसर की वो भी नहीं होगी जो 1-2 दिन में आ जाएगी। ऑफिशियल आंसर की वो होगी जब आपके ऑब्जेक्शन लग जाएंगे, उसके बाद जो रिवाइज आंसर की आएगी, उसमें जो चेंजेस होंगे वो आखिरी चेंजेस रहेंगे, और वही आंसर आपको सही मानने हैं। तो एक बार आप अपना मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हो, अपना क्वालिफाई मार्क्स जो है वो जान सकते हो, ताकि आप जो मेन पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से कर सको। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, 2 से 3 प्रश्न या मैक्सिमम 4 प्रश्न तक वेरिएशन मिलता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट वही है, और टीचर के भी अपने अपने अलग अलग मत रहते हैं, इसमें भी कोई कॉन्ट्रास्ट वाली बात नहीं है। सबके अलग अलग मत होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसने एक बार मिला मिलो के यहाँ से बिल्कुल फ्री कर दिया और अपनी आगे की तैयारी में लगा है। तो एक बार मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का संशोधन होता है या भविष्य में कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर विजिट कीजिएगा। उसमें आपको एक पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन है वो आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, यानी लर्निंग प्रोसेस की बात की है। और एज इट इज ऐसा क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट का था उसमें भी आया था। पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है पर्यावरणीय, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को कोई गलत नहीं करेगा, ऑप्शन 4 रहेगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में सारी चीज़ें शामिल है। आप शारीरिक रूप से भी सीखते हैं, आप मनोवैज्ञानिक रूप से भी, मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ तो इससे भी आप सीखते हैं, पर्यावरणीय घटक तो होते ही होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, और ये जो ब्रॉन फेनर वाला पारिस्थितिक तंत्र वाला सिद्धांत है, उसमें से क्वेश्चन है, पूछा है कि वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। इमीडिएट इन्वायरमेंटल की बात की है, तो यहाँ इसका जो सही सीधा आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म प्रणाली। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की जा रही है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था, स्टर्नबर्ग वाला पूछा था, वहां मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस पूछे तो हार्वर्ड गार्डनर आएगा। ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। कह रहा कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम व शर्तें, और चौथा है आपका प्राधिकार। तो हमने धारा 18 और धारा 19 की बात की थी, मान्यता संबंधी प्रावधान हमने पढ़े थे। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 5 कह रहा है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। समझाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हमें समझना है पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है कि आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? पहला है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, दूसरा है बायोमेट्री यानी जीवमिति, तीसरा है जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो वैसे देखें तो ये कोशिका विज्ञान वाला हम पढ़ते हैं 1665 से, जियोमेट्री बायोमेट्री फ्रांसिस गाल्टन को पढ़ते हैं, और इसमें भी डोली बेड वाला वो क्लोन वाला हम पढ़ते हैं। तो हो सकता है इसका उपरोक्त सभी माना जाए। फिर भी अगर देखें तो इन दोनों की तुलना में ये आपका नवीन है। ऑप्शन सी यहाँ इसका सही उत्तर होना चाहिए। फिर भी इस क्वेश्चन को हम फाइनल आंसर की में देखेंगे इसका सही आंसर क्या माना गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश मिलता है? तो ऑप्शन बी रहेगा 45 घंटे, और इसमें तैयारी का नियम भी शामिल है। संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है वाहिनीहीन ग्रंथियां, तीसरा है आपका दैहिक संरचना, और चौथा आपका स्थितिजन्य संरचना। तो देखो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, स्थितिजन्य संरचना। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? पहला है प्रगति, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है प्रतिगमन, चौथा है जैसे पैदा होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, माता पिता जैसी संतान हम पढ़ते हैं। रूपांतरण यानी वेरिएशन की बात करें तो ये भी है, माता पिता से अलग गुण भी हम पढ़ते हैं। प्रतिगमन यानी रिग्रेशन वाला भी पढ़ते हैं। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, प्रगति। ऐसा कोई हम आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? पहला है एक समस्या की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, दूसरा है संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना, और चौथा आपका गतिशील दृष्टिकोण। तो देखो इसमें कहीं समस्या नहीं है, इसमें भी कहीं समस्या नहीं है, इसमें भी कहीं समस्या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा? डी रहेगा, गतिशील दृष्टिकोण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। 12 कह रहा है कि परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। देखो इंग्लिश वाला आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे लिखा है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, और किस में? आपका सेम टेस्ट के अंदर। तो यही समझ जाना है, ये रीट 2018 में भी आया था। कंसिस्टेंसी आपको वर्ड मिल जाए तो आपको विश्वसनीयता पे जाना था, रिलायबिलिटी होगा। ऑप्शन ए यहाँ इसका सही सटीक आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो हम सब लोग जानते हैं आरटी 2009, ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि शिक्षकों को मानसिक रूप से विपक्षित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण करने में वो सक्षम है। दूसरा है अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। तीसरा है सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें और लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो यहाँ पूछा किसके लिए है? मानसिक रूप से विपक्षित लोगों के लिए बात कर रहा है। तो उसके लिए सही सटीक आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम। दूसरा है सामाजिक अधिगम, ये तो बांडुरा वाले हैं, दोनों एक ही नाम दे दिए। तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और चौथा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन सी यहाँ से आंसर रहेगा, समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व क्या है? तो इड, ईगो और सुपर ईगो है, देख लो, इड, ईगो और सुपर ईगो, ऑप्शन बी यहाँ से आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 17 कह रहा है कि स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये सीधा आंसर है होम्योस्टेटिक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। क्या 18 कह रहा है कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? अब ऐसे होता क्वेश्चन कि उसे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तब तो हम क्या करते, बाह्य करते, लेकिन उससे तो यहाँ क्या है, आनंद आ रहा है, बच्चों के पास रहना वो पसंद कर रही है, तो यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा है, ऑप्शन यहाँ ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 19 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? माता पिता की राय, ना मारो बेटो बहुत ज़्यादा प्रगति करे, कभी विश्वास नहीं करो। शिक्षकों की राय गलत बात, शिक्षक की राय हम नहीं मानेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, हाँ इस बच्चे के अंदर कुछ है तो वो हमें इससे ज़्यादा पता लगेगा, इसको हमें प्राथमिकता देनी है, ऑप्शन बी यहाँ से आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए मदद करने में उपयुक्त नहीं है? नहीं है वो हमें बताना है। पहले देखो क्रीड़ा में भाग लेना, तो यहाँ देखो ये चीज़ इससे जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? आप कहेंगे जुड़ी है। दूसरा है क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, तो यहाँ पहेली लिखा है तो ये भी इससे जुड़ा है। आसीन जीवन शैली, हमारे बूढ़े दादा दादी हैं, आराम से बैठे हैं, जो मस्त खा पी रहे हैं, आराम से बैठे हैं, किसी की टेंशन नहीं है, तो उसमें काहेगा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति होगा। और चौथा आपका पठन करना, ये भी एक प्रकार से रीडिंग जो है वो भी संज्ञानात्मक कार्य पद्धति हो सकता है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नहीं वाला पूछा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी बेटर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 21 जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, डार्विन। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा इनसे रिलेट नहीं करता है? तो संवेदी यानी एसएमएस ये तो करता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये भी है। सक्रिय चक्रण ये नहीं है, ऐसा कोई चरण हमने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जो जीन पियाजे देते हैं इस तरह की बातें कहीं नहीं करते। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क के अंदर चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? मतलब कोई व्यक्ति है वो सूचनाओं को क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो हमारे मस्तिष्क में जो चलने वाली गतिविधि है उसको हम क्या नाम देंगे? अधिगम देंगे। अधिगम तो एक प्रकार से सीखना होता है, तो सीखना यहाँ मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधि पूछा है। दूसरा है कल्पना, देखो कल्पना एक पॉजिटिव आंसर नहीं है। तीसरा है देखो संकल्पना, संकल्पना यहाँ देखो कॉन्सेप्ट, ये बाद की चीज़ें हैं तो ये भी नहीं होगा। विचार यानी थिंकिंग, तो यहाँ इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आंसर होना चाहिए। फिर भी हम फाइनल आंसर के में इसका आंसर चेक करेंगे। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? IQ का सूत्र पूछा है। IQ हम सब लोग जानते हैं, टर्मन ने MA/CA और मल्टीप्लाई आपका क्या होगा 100 होगा, ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 25 कह रहा है कि एसिमिलेशन क्या है यानी आत्मसात्करण क्या है? रीट 2021 का क्वेश्चन है ये, हालांकि परीक्षा रद्द हो गई थी मगर HD क्वेश्चन उठा लिया कि वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? आत्मसात्करण कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 26 कह रहा है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या है? शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं? तो ये पठन विकार है, तो यहाँ रीडिंग से संबंधित होगा, पठन विकार, ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, यानी सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, वो हमें बताना है। और लास्ट लेक्चर मैंने जब पढ़ाया था आपको बताई थी ये सारी चीज़ें, वहाँ पे मैंने रेटिंग स्केल लिखा था एक तरफ, याद होगा आपको, वो आपकी किस में जाती है? ऑब्जेक्टिव में जाती है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी आंसर बनेगा। देखिए और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तीव्र मंदता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे मनोविज्ञान के 4th शिफ्ट के। किसी भी प्रश्न में डाउट है
आपका यदि मत दूसरा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम वेट करेंगे फाइनल आंसर की का। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।